Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं CMA फाइनल का पेपर नंबर 13 जिसका नाम है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। ये सब्जेक्ट पढ़ना हम लोग शुरू कर रहे हैं। बच्चों इस क्लास से पहले आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि आपका सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से चैप्टर्स उसके अंदर हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सब कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली। आज से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है CMA फाइनल का लॉ सब्जेक्ट का, और लेटेस्ट क्लासेस हैं रिकॉर्डेड। जो आपको क्लासेस अब ये मिलेंगी जो रिकॉर्ड की जा रही हैं, ये लेटेस्ट हैं, आपके अटेम्प्ट के लिए स्पेशली डिजाइन की गई हैं। बच्चों हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता दूं, उसके बाद में हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए आपने जो क्लासेस हमसे परचेज करी हैं उसके अंदर आप लोगों को क्लासेस अलग तरीके, एक तो मिला है जिसमें चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करे गए हैं। उसके अलावा आपको MCQ क्लासेस हर चैप्टर की सेपरेटली दी गई है। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेपरेटली क्लासेस दी गई हैं। उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास, मतलब केस स्टडीज, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उनके आंसर किस तरीके से लिखते हैं, उसकी क्लास आपको अलग से प्रोवाइड की गई है। और सब कुछ लेटेस्ट है, न्यूली रिकॉर्डेड है, अमेंडेड है, स्पेशली आपके अटेम्प्ट के लिए डिजाइन किया गया है। हम पढ़ेंगे कैसे, मैं वो चीज एक बार पहले आपको बता दूं। देखिए आपके पास में जो बुक आई है, तो बुक अलग अलग वॉल्यूम्स आई हैं, जिसमें से दो वॉल्यूम जो हैं आपके, जिसमें से दो वॉल्यूम जो हैं प्यारे बच्चों, वो तो हैं, उसके अंदर पूरा चैप्टर्स कवर हैं। उसके अलावा आपको MCQ वॉल्यूम भी दिया गया है। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वॉल्यूम भी दिया गया है। तो ये आपके पास में बुक है। क्लियर ये चीज। उसके अलावा बच्चों हम जब अब पढ़ेंगे तो देखिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखते हुए पढ़ेंगे, मतलब हर टॉपिक को हम एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और लंबे टाइम तक आपको याद रहे। ये जो भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगा वो सभी एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो आपको लिखने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपको ध्यान से बातें सुननी है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप समझ सकें। उसके अलावा प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपका ये जो कोर्स कैसे कवर होगा या आपको किस तरीके से पढ़ना होगा। देखो सबसे पहले आपको जो चैप्टर हम दे रहे हैं, जो क्लास ये अब चलेगी, इसमें जैसे ही कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही सपोज कीजिए ये टॉपिक हमने पढ़ा, तो इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है वो ऑन द स्पॉट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली बात, ऑन द स्पॉट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको एक तो क्लासेस जो मिल रही हैं चैप्टर वाइज है, उसी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, फिर हर चैप्टर के MCQ सॉल्व कराए हैं, और फिर हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से आपको दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास के अंदर सॉल्व करवा दिए आपने टॉपिक वाइज, तो अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास और बुक क्यों दी जा रही है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा प्यारे बच्चों कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना है। एग्जाम जब बहुत नजदीक आ जाएंगे तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो बहुत बार रिवाइज कर लिया आपने, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करना चाहोगे। तो इसलिए सेपरेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास और बुक आपको दी गई है, सेम MCQ की सेपरेट बुक एंड क्लास आप लोगों को दी जा रही है। उसके अलावा बच्चों एग्जाम से पहले आपको टेस्ट होते हैं। टेस्ट हम 3 राउंड में लेंगे। पहला होगा चैप्टर वाइज टेस्ट, देन होगा हाफ सिलेबस का टेस्ट, एंड देन होगा फुल सिलेबस का टेस्ट। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सभी चीजें जो आपके पास में आपके हाथ में बुक है, मैंने बताया हुआ है किस तरह से आपकी स्टडी प्रेफरेंस रहनी चाहिए।
उसके अलावा बच्चों में एक चीज और बता दूं, ये सब कुछ तो आपको मिलेगा, क्लासेस हैं, एमसीक्यूज की क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस हैं। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास भी सेपरेटली दी गई है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास का मतलब है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडीज का आंसर हमें कैसे लिखना है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है, आपने भी फील किया होगा, जब आप एग्जाम में अपीयर होते हो और एग्जाम देके बाहर आते हो, आप बोलते हो कि यार मेरे को ना वो वाला क्वेश्चन का आंसर आता था, आंसर क्या है ये मुझे पता था, पर आंसर लिखना कैसे है ये मैं बहुत श्योर नहीं था, नहीं थी, तो इसलिए मेरे मार्क्स कम आए, आ सकते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? इसीलिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडीज की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, वो हम लोग करते हैं अपने केस में। यहां तक की बात मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रही है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा, यहां से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये आज पहली क्लास है, इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास आपकी हो चुकी है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। तो आज की क्लास में आपका शुरू हो रहा है कंपनीज एक्ट 2013, जो कि आपके 40 मार्क्स का है, जो कि आपके 40 नंबर का है प्यारे बच्चों, सीएमए फाइनल के अंदर। क्लियर है? चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन। कंपनीज फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन कंपनीज एक्ट का फर्स्ट चैप्टर है। आज से आपका सिलेबस शुरू हो रहा है। चलिए देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि सर हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी लॉ, सर हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी लॉ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आखिर कंपनी लॉ शब्द का मीनिंग क्या होता है, आखिर हम इस कंपनीज एक्ट के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और हम इस कंपनीज एक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम कंपनी लॉ का मीनिंग देखें, हमें पता तो चले आखिर हम कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं। देखिए लॉ शब्द का मतलब होता है एक्ट, या फिर आप बोल सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर आप बोल सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस, या फिर आप बोल सकते हो नियम और शर्तें। बच्चों लॉ का मतलब होता है एक ऐसी बुक जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशंस लिखे हुए हैं, और क्योंकि ये लॉ कंपनी का लॉ है, तो ऑब्वियस बात है इसके अंदर जो टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं वो कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, कि कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं, कितने मिनिमम मेंबर्स हैं, कितने मिनिमम डायरेक्टर्स हैं, कब कब उन्हें मीटिंग करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ इस लॉ के अंदर लिखा हुआ है कंपनी के बारे में। और साथ में इसी लॉ के अंदर पेनल्टी भी लिखी हुई है कि अगर कोई कंपनी इन रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशंस नियम शर्तों को फॉलो नहीं करेगी तो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करी जाएगी, तो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करी जाएगी। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में प्यारे बच्चों? स्टूडेंट बोलता है सर ये तो शब्द, ये तो मतलब हो गया लॉ का, कि लॉ का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशंस जिनके अंदर कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि कंपनी का लॉ है, कंपनी से रिलेटेड लिखा हुआ है कि कंपनी कैसे बनती है, कैसे चलती है, कितने मिनिमम मेंबर डायरेक्टर होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग लिखा हुआ है। और पेनल्टी भी लिखी हुई है कि अगर कंपनी इस लॉ के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं अगर उनमें से किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगी उसके ऊपर यह पेनल्टी लगेगी। समझ में आ गया? सर ये कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों देखो, कंपनी का मीनिंग समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना चाहता हूं। मैं डायरेक्टली आपको कंपनी की डेफिनेशन नहीं समझाना चाहता, मैं आपको कंपनी का मीनिंग नहीं समझाना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्टली आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दूं, फीचर्स समझा दूं।
क्योंकि जैसे ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए, आप कंपनी की डेफिनेशन खुद ब खुद बना लोगे। इवन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कंपनी की डेफिनेशन बना लोगे। तो एक बार पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमें समझ में आ जाएंगे, तब हम कंपनी की डेफिनेशन पे आएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि यार ये डेफिनेशन तो मेरे को आती है ऑलरेडी, कैरेक्टरिस्टिक्स से सब कुछ क्लियर हो गया। तो हम कंपनी की पहले कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है प्यारे बच्चों, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्वेश्चन आता है सर इसका मतलब क्या है? कंपनी की मेन कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसको समझाऊं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा और ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे ये बताइए आप कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? आप मुझे ये बताएं प्यारे बच्चों कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? नॉर्मली बोला जाता है सर इंडिया की पॉपुलेशन है 130 करोड़ की। ये वो मैं आपको बता रहा हूं जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है। गवर्नमेंट बोलती है कि इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ लोग हैं। क्या लगता है प्यारे बच्चों आपको, एक्चुअली में इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है या इससे कहीं ज्यादा है? आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आपका मन बोल रहा है इस वक्त कि सर नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज्यादा है सर, सच में ज्यादा है। फिर गवर्नमेंट क्यों सिर्फ इन 130 करोड़ 130 करोड़ को ही काउंट करती है और जो ज्यादा है उनको काउंट क्यों नहीं करती गवर्नमेंट? इसकी वजह है, इसका रीजन है प्यारे बच्चों, और इसका रीजन ये है कि जब कैसे प्रूव करोगे कि मैं और आप नेचुरल पर्सन है? आज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रूव कीजिए आप नेचुरल पर्सन है, आप कैसे प्रूव करोगे? अब ये मत बोलना कि सर हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते। देखो फिर अब तो आप बीकॉम वाली बात कर रहे हो, हम तो प्रोफेशनल कोर्सेज को पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। पता है आप और मैं नेचुरल पर्सन है, इस बात का सबूत है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारा आधार कार्ड है, हमारा पैन कार्ड है, हमारी आइडेंटिटी है जो बताती है कि मैं मोहित बंसल हूं, आप सो एंड सो हैं। तो हम नेचुरल पर्सन है, इस बात का प्रूफ है हमारी बर्थ सर्टिफिकेट। ये जो 130 करोड़ लोग हैं ना, ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हैं। गवर्नमेंट को सपना तो नहीं आता कि भैया रात में इतने बच्चे और पैदा हो गए, सपना तो नहीं आता प्रैक्टिकली। गवर्नमेंट तो जनगणना कराती है, पॉपुलेशन काउंट कराती है। अब जो लोग अपना प्रूफ दे पाते हैं वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आ जाते हैं, जो प्रूफ नहीं दे पाते वो रिकॉर्ड्स में नहीं आते। तो जिनके पास में प्रूफ है, जो रजिस्टर हैं, वही जिंदा हैं। एक मूवी आई थी कागज, पंकज त्रिपाठी की मूवी आई थी ये। इस मूवी के अंदर उनको सरकारी कागजों में डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये मर गए। अब उस वो पूरी मूवी है कि वो जिंदा हैं, वो कोर्ट में गए हैं और कोर्ट में जाकर बोल रहे हैं कि साहब मैं जिंदा हूं। लेकिन जज बोल रहा है नहीं नहीं, आपको पता नहीं, आप मर गए हो। देखो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में लिखा है, गवर्नमेंट कागज में लिखा है आप मर गए हो। तो बच्चों अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हो तो ही आप जिंदा हो, तो ही आप अपने नाम से कोई काम कर सकते हो, तो ही अपने नाम से आप एक आधार कार्ड खरीद सकते हो, एक सिम, मोबाइल की सिम भी तभी खरीद सकते हो। सेम उसी तरह अगर किसी ग्रुप ऑफ बिल्डिंग को, अगर किसी अगर किसी बिल्डिंग को, बेसिकली ग्रुप ऑफ बिल्डिंग नहीं, अगर किसी बिल्डिंग को, अगर किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को आप कंपनी बोलना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो। तो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है।
कंपनी की खुद की एक एग्जिस्टेंस है लॉ की नजर में। कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है, इवन अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। कंपनी अपने नाम से किसी के ऊपर केस भी कर सकती है, लेकिन ये सब फैसिलिटी, मतलब कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस है। कंपनी लॉ की आंखों में अपनी एक आइडेंटिटी से जानी जाती है, सेपरेट एंटिटी है कंपनी, उसकी एक खुद की एक आइडेंटिटी है। ये फैसिलिटी तब मिलती है कंपनी को जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो। अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है तो ही वो कंपनी है, तो ही उसे आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा, तो ही वो लॉ की आंखों में एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी लेकर चलेगी, और इसके बाद की जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसे तब ही मिलेंगी जब वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इस शब्द का मतलब क्या है, आप डायरेक्टली ये मत बोलिएगा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब यह है कि कंपनी की खुद की एक एंटिटी है, आइडेंटिटी है, कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है, लॉ के आंखों में उसका एग्जिस्टेंस है, ये तो है। पर हमारा फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब है कि वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर होने के बाद में वो लॉ की नजर में अपनी एक एग्जिस्टेंस रखती है, खुद एक सेपरेट एंटिटी है, खुद की एक आइडेंटिटी है, खुद की एग्जिस्टेंस है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब स्टूडेंट बोला कि देखिए सर, अभी तक आपने मेरे को समझाया लॉ क्या होता है। आपने बोला लॉ का मतलब होता है कि रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशन जो कि कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, और वो उसने फॉलो नहीं किए तो पेनल्टी लगती है। फेयर इनफ, समझ में आ गया। आपने कंपनी की मीनिंग नहीं समझाई, डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक समझा रहे हो। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आप बोल रहे हो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर होना कंपलसरी है। एक बार वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई तब ही उसकी एग्जिस्टेंस सामने आती है, तब उसे आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, तब उसे कंपनी माना जाता है, तब उसको सभी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। समझ में आता है? और क्वेश्चन है सर मेरा एक, मैंने कहा क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? बोला सर कौन से वाले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर, कौन से वाले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर? कंपनीज एक्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 जो चल रहा है, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था, एक 1875 भी चला करता था, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज एक्ट है। कौन से वाले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो या कौन से वाले लॉ में रजिस्टर हो? देखिए अगर 2014 से बन रही है, 2014 से कंपनी बनी या उसके बाद बनी, तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हो। अगर उससे पहले 2014 से पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1956 से लेके 2014 के बीच में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर हो, और उससे पहले हुई थी तो उस वक्त जो लॉ चल रहा था उसमें रजिस्टर हो। तो हम लिखेंगे किस तरीके से? कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, कंपनी लॉ की आंखों में एक पर्सन है, कंपनी की खुद की आइडेंटिटी है, कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है, इवन कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बट ये सभी पावर्स उसको तब मिलती हैं जब वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है या उससे पहले जो एक्ट चल रहा था उसमें रजिस्टर है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, अभी तक हमने कंपनी की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझी, मुझे समझ में आ गया। सर क्या इस कैरेक्टरिस्टिक से प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है? हाँ जी, पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ऑल्दो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, की कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, बट इट कैन स्टिल ओन प्रॉपर्टी, वो अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, और अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। इस पे कमेंट करना, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। आप बोलोगे जी हाँ सर ये सही है, कंपनी लॉ की कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है, रजिस्टर होने के बाद में वो अपनी एक एग्जिस्टेंस रखती है, और वो अपने नाम से सब काम कर सकती है। क्लियर ये चीज? अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन सील।
क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर कॉमन सील क्या है। प्यारे बच्चों, कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर करने का, साइन करने का तरीका है। आज एक बात बताइए, मैं नेचुरल पर्सन हूं, आप नेचुरल पर्सन हैं, और प्यारे बच्चों, मैं और आप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सिग्नेचर कर देंगे अपने हाथ से, क्योंकि हम नेचुरल पर्सन, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी भी तो खुद की एग्जिस्टेंस लेकर चलती है, तो क्या कंपनी किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, जब आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी और जब आप कंपनी के अंदर जॉब लोगे, तो आपके और कंपनी के बीच में अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा ना, एग्रीमेंट होगा ना, उस पर आपके तो सिग्नेचर होंगे ही होंगे। उसमें लिखा होगा हम आपको इतनी सैलरी देते हैं, आप हमारी कंपनी में इस पोजीशन पे अपॉइंटेड हैं, आपको इतनी छुट्टियां मिलेंगी, ये सब कुछ लिखा होगा आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। आपके सिग्नेचर होंगे क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। कंपनी के भी सिग्नेचर होंगे। क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपनी के सिग्नेचर कैसे होंगे, कंपनी किस तरीके से साइन करेगी? तो प्यारे बच्चों, कंपनी साइन करेगी कॉमन सील के थ्रू। सर ये कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील आपको अगर मैं एक्चुअल में बताऊं, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये देखा हुआ है, बड़ा वाला स्टेपलर आता है बैंक में, देखा है आपने? बड़ा वाला जो स्टेपलर होता है, बड़े वाले स्टेपलर पे जो मोटी मोटी नोट की गड्डियों को पंच करने के लिए यूज में लिया जाता है। आप उस स्टेपलर को इमेजिन करो, लेकिन उसके जो आगे का हिस्सा है ना, वो स्टेपल की शेप में इमेजिन मत करो, एक सिक्के की गोल गोल में इमेजिन करो आप। उस पे कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है। एनग्रेव्ड शब्द का मतलब समझते हो? एनग्रेव्ड मतलब होता है, जैसे एक तो आप ऐसे सील लगाते हो, तो वो ब्लू कलर की स्याही होती है, जो ऐसे हाथ में लेते हैं तो वो दिखती है, ऐसा नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई कागज लिया, उसमें एक सिक्का लिया, और सिक्के को कागज के अंदर रख के ऐसे दबाया ना, फिर जब आप सिक्के को हटाओगे तो कागज के ऊपर सिक्के पे जो लिखा हुआ था वो धीरे धीरे उभर के आता है। इसी तरह की होती है कॉमन सील। बहुत जरूरी चीज होती है ये, और बहुत ही ज्यादा सर्विलांस, निगरानी में रखी जाती है। आपको पता है कंपनी के अंदर अलग से एक बंदा को ड्यूटी दी जाती है कि इस कॉमन सील को लॉकर में रखो। एक तिजोरी टाइप सी होती है, उसमें रखा जाता है कॉमन सील को, उसकी प्रॉपरली लॉक वॉक लगा के एक बंदे को ड्यूटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि गलती से कॉमन सील किसी के हाथ में पड़ गई और उसने डॉक्यूमेंट पर वो लगा दी, तो इसका मतलब है कंपनी ने वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया। कल के तो अगर मेरे को रिलायंस की कॉमन सील मिल जाए, तो उस रिलायंस का मैं डायरेक्टर बन जाऊं, मैं ओनर बन जाऊं। आ रही है मेरी बात समझ में? कॉमन सील क्या होता है? कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर करने का तरीका होता है। अगर कंपनी किसी भी पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, या किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगली ऑथेंटिकेट करना चाहती है, उस पर अपनी कंसेंट, एक्सेप्टेंस देना चाहती है, हाँ देना, इच्छा देना चाहती है, तो फिर उस केस में वो कॉमन सील के थ्रू सिग्नेचर कर सकती है। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आता है मेरे को, इजी है और मेरे को समझ में आता है, पर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या क्वेश्चन है? क्या सर कॉमन सील हर कंपनी के पास में होना कंपलसरी है? क्या ये जरूरी है सर कि हर कंपनी के पास में कॉमन सील हो? देखो, जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं था, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 चला करता था, उस वक्त कंपलसरी था। यस, उस वक्त कंपलसरी था कि कंपनी के पास में कॉमन सील होनी चाहिए। लेकिन अब जब से ये 2013 आया है, अब कंपलसरी नहीं है, अब ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, अगर कोई कंपनी कॉमन सील रखना चाहे तो रखे, और नहीं रखना चाहे तो ना रखे।
स्टूडेंट बोला सर फेयर इनफ। एक बार देखो, सबसे पहले आपने हमें पढ़ाना शुरू किया सर, आपने बोला लॉ शब्द का मतलब है रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस, और क्योंकि ये कंपनी का लॉ है तो कंपनी के ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन एप्लीकेबल होने हैं वो। फिर आपने बोला कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला आर्टिफिशियल पर्सन। आप बोले कि आर्टिफिशियल पर्सन शब्द का मतलब होता है कि कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और एक बार वो रजिस्टर हो जाती है तो उसकी खुद की एग्जिस्टेंस बन जाती है, वो लॉ की नजर में खुद की एक आइडेंटिटी रखती है, अपने नाम से सब काम कर सकती है, उसको जिन डायरेक्टर मेंबर्स ने बनाया है वो उनसे सेपरेट है। गॉट इट। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन सील। कॉमन सील तरीका है कंपनी के सिग्नेचर करने का, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ये बोल रहा है, जो प्रिवेल्ड है, आज चल रहा है, एग्जिस्ट करता है, वो ये बोल रहा है कि कॉमन सील कंपलसरी नहीं है। अगर कोई कंपनी कॉमन सील रखती है तो अच्छी बात है, वो उसके थ्रू किसी भी डॉक्यूमेंट पे अपने साइन कर सकती है, बट अगर कोई कंपनी कॉमन सील नहीं रखती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर अगर कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है तो फिर वो कंपनी अपने सिग्नेचर कैसे करेगी? तो फिर उस केस में कंपनी के दो डायरेक्टर्स अगर कंपनी के बिहाफ पे सिग्नेचर कर देते हैं तो मान लिया जाएगा कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया। हाँ, आप ये मत बोलना कि सर कोई भी दो डायरेक्टर ऐसे अपनी मर्जी, नहीं नहीं, कंपनी, जैसे सपोज कीजिए आज एक कंपनी है रिलायंस, सपोज कीजिए टाटा कंपनी ने रिलायंस कंपनी को कोई ऑफर दिया, रिलायंस कंपनी चाहती है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं, चाहती है कि मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं, बट उसके पास में कॉमन सील नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी दो डायरेक्टर इस डॉक्यूमेंट को साइन कर देंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट, नहीं नहीं, रिलायंस कंपनी पहले अपनी एक बोर्ड मीटिंग करेगी जिसके अंदर उस कंपनी के, रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे। उस मीटिंग के अंदर वो डायरेक्टर को, जो भी बहुत सारे, सपोज करो कि 5 डायरेक्टर हैं, उनमें से दो डायरेक्टर को, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, दो डायरेक्टर को वो ऑथोराइज करेगी, उस मीटिंग में ऑथोराइज करेगी कि आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर करो, तो ये हो जाएगा कि हाँ कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? ऐसा नहीं होता रेंडमली कोई भी डायरेक्टर उठ के साइन कर दे, कंपनी उसे ऑथराइज करती है बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक समझ में आया, पर सर अब मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा यार अब क्या क्वेश्चन है? बोला सर देखिए, बोला सर देखिए, एक कंपनी है सर जिसका नाम है मोटू पतलू कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि इस कंपनी के ब्याह पे दो डायरेक्टर साइन कर दें जिनको ऑथराइज किया गया है, मान लिया जाएगा मोटू पतलू कंपनी ने सिग्नेचर कर दिए। गॉट इट, इजी है। पर हुआ ऐसा कि सर इस कंपनी के अंदर वैसे तो टोटल 12 डायरेक्टर्स हैं, पर इंडिया के अंदर इस वक्त सिर्फ एक ही डायरेक्टर प्रेजेंट है, क्योंकि बाकी के जो 11 डायरेक्टर्स हैं वो फॉरेन गए हुए हैं कंपनी के काम से या अपने पर्सनल काम से, है नहीं इंडिया में इस वक्त प्रेजेंट। वैसे तो कंपनी में डायरेक्टर्स हैं बट इंडिया में इस वक्त एक ही प्रेजेंट है। अब ये मोटू पतलू डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हैं, कोई ऑफर आया इनके पास में, इन्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, बेनिफिट होगा, कॉमन सील है नहीं तो दो डायरेक्टर साइन कर दें। अब दिक्कत यह है कि वो एक ही डायरेक्टर है इंडिया में, तो फिर उस केस में एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा तो भी वैलिड मान लिया जाएगा। अब अगर आप बोलो कि सर कैसे साइन होता है कंपनी का, देखो कॉमन सील है तो वो हो गया, अदरवाइज दो डायरेक्टर, अगर वो इस वक्त प्रेजेंट नहीं है तो एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी। स्टूडेंट बोलता है मुझे समझ में आ गया, आपने दो कैरेक्टरिस्टिक समझाई है, अब तक दोनों समझ में आ गई सर, मजा आ गया। पर सर
क्या इस कॉमन सील वाले टॉपिक से प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है? जी हां, आया है, देखिएगा। कॉमन सील इज अ सील used by corporation as the symbol of its incorporation and also a statutory requirement for a company comment। आपको कमेंट करना है। मैं बोल रहा हूं बच्चों, आपको इसका आंसर आता है, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसका आंसर एग्जाम के अंदर गलत लिखकर आते हैं। इसकी वजह यह है, वो गलत क्यों लिखकर आ जाते हैं? आंसर इसलिए गलत लिखकर आ जाते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अगर उन्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होता तो वो आंसर सही लिख कर आते। सेम जैसे आप कभी स्कैनर देखते हो ना, हुआ होगा आपके साथ में, सबके साथ होता है। आपने कभी अपना स्कैनर देखा होगा, तो आपने क्वेश्चन देखा तो आपको लगा अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा नहीं है क्या, ये टॉपिक मुझे तो आ ही नहीं रहा। लेकिन फिर जब आप उसका आंसर देखते हो तब आप बोलते हो ये तो मेरे को आता था यार, मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आ जाता, 1 सेकंड में आंसर दे देता मैं इसका। देखो ये बोल रहा है कि कॉमन सील एक ऐसी सील होती है जो कि कॉरपोरेशंस के, कंपनीज के थ्रू यूज करी जाती है इन एक सिंबल की तरह कि हम इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। एंड वो कंपनी की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जरूरी है, कंपनी के पास में होनी ही चाहिए कॉमन सील। आप लिखोगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कॉमन सील एक मैनर है, एक तरीका है ये शो करने का कि कंपनी सिग्नेचर कर सकती है। वो कभी भी ये शो नहीं करती कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। उसको शो करने के लिए तो कंपनी को कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा। आज एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, क्या ऐसा बोला जाएगा कि वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई? वो भी इनकॉर्पोरेट हुई है अगर उसने कंपनीज एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर ये कॉमन सील सिंबल कैसे हुआ प्रूव करने का कि आप इनकॉर्पोरेट हो गए? बिल्कुल भी नहीं। कॉमन सील सिंबल है शो करने का कि कंपनी कॉमन सील के थ्रू सिग्नेचर कर सकती है। एक मैनर है, एक तरीका है, लेकिन ये कंपलसरी, स्टैट्यूटरी, जरूर, स्टैट्यूटरी शब्द का मतलब है मैंडेटरी, कंपलसरी, जरूरी, बिल्कुल भी जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन कर दें, वो भी नहीं है, एक डायरेक्टर, एक कंपनी सेक्रेटरी। स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे को यहां तक आपकी पूरी बात समझ में आ गई अच्छे से। अब चलेंगे सर हम लोग अपनी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बड़ी ही मजेदार कैरेक्टरिस्टिक है प्यारे बच्चों, और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का नाम है परपेचुअल सक्सेशन। आप ना बच्चों इन दोनों शब्दों का अलग अलग मीनिंग देखो। सबसे पहले बोल रहा है परपेचुअल। परपेचुअल शब्द का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार। ये परपेचुअल शब्द सबसे पहले आप लोगों ने अपनी 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज चैप्टर के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ा है। इसको परपेचुटी शब्द से पढ़ा आपने, परपेचुटी पढ़ा था, वही है परपेचुअल। इवन बीएसटी के अंदर आपने परवेसिव भी पढ़ा था, ये वही है, लगातार। बीएसटी में तो आपने पढ़ा था कि मैनेजमेंट लगातार चलता है कंपनी के अंदर, चाहे कंपनी बन गई है और जब तक कंपनी चलेगी तब तक मैनेजमेंट चलेगा। यहां पे परपेचुअल शब्द का मतलब है लगातार, कंटिन्यू, चलता ही रहेगा। और सक्सेशन शब्द का मतलब क्या है? टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सक्सेशन शब्द का मतलब है टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। देखो यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ, आप लोग प्रोफेशनल बन गए, डिग्री आ गई आपके हाथ में, ठीक है, प्राउड मोमेंट है आपके लिए। अब आप 5 फ्रेंड्स हैं, आपने एक ही कंपनी के अंदर जॉब ले ली। क्या आपके आ जाने से उस कंपनी में बड़ा भूचाल आ गया? नहीं।
क्या कंपनी मतलब ऐसा हो गया तहलका और क्या हो गया भाई कंपनी में ये आदमी अपॉइंट हो गया? नहीं। हाँ, आप कंपनी को वैल्यू ऐड करके दोगे, इसीलिए कंपनी आपको सैलरी रेम्युनरेशन देगी। परफेक्ट बात है। पर ऐसा तो नहीं है ना आपके आ जाने से कंपनी में भूचाल आ जाता है। जैसे सपोज करो आपने कंपनी छोड़ दी, आप किसी भी पोजीशन पर है, आप कंपनी में डायरेक्टर हैं, आप कंपनी में मेंबर हैं, आपने कंपनी छोड़ दी, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? अरे नहीं। देखो कंपनी बनी है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो कि कंपनी जो है वो मोबाइल फोन्स बनाने का काम करती है। कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मोबाइल फोन में सबसे बड़ी कंपनी बनना है उसको। ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि मुझे सबसे मेन कंपनी बन रहा है, टॉप 10 में, टॉप 5 में, टॉप 3 में, टॉप 2 में, ऐसे में आना है। ये उसका मेन ऑब्जेक्ट है। तो अगर कोई आ रहा है या कोई छोड़ के जा रहा है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर कोई पर्सन आ रहा है, चाहे से आज एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए अक्षय कुमार है, वो किसी कंपनी में मेंबर बन के आया, फिर उसने छोड़ दी, क्या कंपनी बंद हो? अरे नहीं, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी लगातार चलती रहेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। फिर सर सलमान खान आए, वो डायरेक्टर की पोजीशन पे आए, थोड़े दिन बाद छोड़ गए, कोई बात नहीं, कंपनी, अरे रिलायंस कंपनी ने 24 साल पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर को निकाल दिया, कंपनी बंद हो गई क्या? नहीं यार। गूगल के अंदर, हालांकि गूगल अपनी इंडिया की नहीं है, लेकिन गूगल के अंदर सुंदर पिचाई सीईओ है, कल को वो छोड़ दे, क्या गूगल बंद हो जाएगा? नहीं यार। अरे मेंबर्स डायरेक्टर्स में कम आ सकते हैं, में गो जा सकते हैं, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी लगातार चलती रहेगी, किसी के आने से या किसी के जाने से कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है, कंपनी उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगातार चलती रहती है। क्लियर है? स्टूडेंट बोलता है सुनो सर, मेरे को यहां तक की बात क्लियर है, पर आपने अभी तक जितनी मुझे कैरेक्टरिस्टिक समझाई एक बार रिवाइज कर दो। सबसे पहले हमने देखा आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है, और रजिस्टर होने के बाद में वो लॉ की नजर में खुद की एक एग्जिस्टेंस रखती है। फिर हमने देखा कॉमन सील। कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर करने का एक तरीका है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस बोलते हैं कि कॉमन सील कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर किसी के पास में कॉमन सील नहीं है, तो फिर उस कंपनी का दो डायरेक्टर, कम से कम दो डायरेक्टर साइन कर दें तो मान लिया जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया। दो डायरेक्टर नहीं है तो एक डायरेक्टर एक सीएस। फिर हमने पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी के अंदर लोग आते हैं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कंपनी लगातार चलती रहती है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी यहां तक की बात समझ में आती है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। चलिए जी, उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। प्यारे बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मैं मोहित बंसल, मुझे रिलायंस से प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे अंबानी साहब के ऊपर केस करना पड़ेगा, या मैं डायरेक्टली रिलायंस के ऊपर केस कर सकता हूं रिलायंस के नाम से? सर आप रिलायंस के ऊपर केस कर सकते हो। अगर उल्टा हो जाए, रिलायंस को मुझसे प्रॉब्लम है, तो क्या अंबानी जी अपने नाम से मेरे ऊपर केस करेंगे या रिलायंस अपने नाम से केस कर देगी? सर रिलायंस आपके ऊपर अपने नाम से केस कर देगी। सर क्योंकि कंपनी ना खुद की एग्जिस्टेंस लेकर चल रही है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, वो अपने नाम से कुछ भी कर सकती है। वो अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, वो अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकती है, वो अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन करा सकती है, वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकती है। सेम उसी तरह से सर कंपनी, सेम उसी तरीके से सर कंपनी
अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकती है या कोई और डायरेक्टली कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि आज मेरे को बीइंग ह्यूमन कंपनी से प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे सलमान खान के ऊपर केस करना है? नहीं, मैं बीइंग ह्यूमन पे कर लूंगा भाई। अच्छा सपोज करो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, ये कंपनी है शाहरुख खान की, अगर इसको मुझसे प्रॉब्लम है मोहित बंसल से, तो क्या शाहरुख खान साहब मेरे ऊपर केस करेंगे? नहीं, कंपनी कर लेगी सर। कैपेसिटी, कंपनी के पास में ये पावर है कि वो अपने नाम से किसी और के ऊपर केस कर सकती है या कोई और कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। उसके बीच में डायरेक्टर्स को लाने की जरूरत नहीं है, कंपनी की सेपरेट एग्जिस्टेंस है। सर मेरे को समझ में आ गई यहां तक की बात, कोई टेंशन है ही नहीं सर, मेरे को प्रॉपर मजे से समझ में आ गई सर यहां तक की कहानी। आपने आर्टिफिशियल पर्सन कैरेक्टरिस्टिक समझाया, मेरे को समझ में आ गया। आपने कॉमन सील समझाया, समझ में आ गया। परपेचुअल सक्सेशन समझाया, समझ में आ गया। कैपेसिटी टू सी और टू बी स्यूट समझाया, समझ में आ गया। अब चलते हैं सर हम लोग अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, और हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्यारे बच्चों नेशनलिटी। अच्छा एक बात बताओ, आप बोल रहे हो बार बार मुझसे कि सर हम नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, क्या हमारी नेशनलिटी है क्या? हाँ सर है, हम इंडियन हैं। कैसे प्रूव करोगे इंडियन हो? क्योंकि हम पैदा इंडिया में हुए और फिर हमने इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर एक बात बताओ, जैसे ये अमेजोन कंपनी है, अमेजोन कंपनी की तो ब्रांचेस जो हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। ब्रांचेस जो हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया के अंदर इसकी ब्रांच फैली हुई है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ब्रांच फैली हुई है। बट फिर भी हम अमेजोन को अमेरिकन कंपनी बोलते हैं। ऐसा क्यों? हमने उसको अमेरिका की नेशनलिटी क्यों दी? क्योंकि सर उसका जो मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है ना वो यूएसए अमेरिका में है। ऐसे तो सर हमारी ओयो कंपनी है, उसकी भी इंडिया के अंदर मतलब दुनिया के अंदर काफी जगह पे ब्रांचेस हैं, जापान तक में ब्रांचेस हैं। फिर भी हम ओयो को इंडियन कंपनी बोलते हैं क्योंकि उसका मेन जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंडिया में है। तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी अपने नाम से सब काम कर सकती है, कंपनी की एग्जिस्टेंस है, कंपनी की नेशनलिटी भी है। फर्क इतना है, कंपनी जिस कंट्री के अंदर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां उसका बर्थ है, कंपनी जहां पैदा हुई, उसे उस कंट्री की नेशनलिटी दी जाती है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में प्यारे बच्चों? तो नेशनलिटी होती है कंपनी के पास में उस कंट्री की जहां पर कंपनी का मेन रजिस्टर्ड ऑफिस है। स्टूडेंट बोलता है सर समझ गया मैं। सर आपने मेरे को अभी तक एक तो आर्टिफिशियल पर्सन समझाया, सर उसके बाद में आपने कॉमन सील समझाया, फिर सर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऑन द स्पॉट करा दिए, परपेचुअल सक्सेशन समझाया, कैपेसिटी टू स्यू और टू बी स्यूड समझाया, नेशनलिटी समझाया। इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब आता है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। देखो सर हमें पता है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, पर हमें पता है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी होती है। कैसे होती है वो सब देखने वाले हैं। कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड? देखो समझिएगा, आज एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश करें। आज सपोज करो एक है कल्लू मामा, देखिए आप लोगों ने मूवी सत्या मूवी देखिए, सत्या मूवी मनोज बाजपेयी की, उसमें कल्लू मामा है जो जॉली एलएलबी के अंदर जज बनते हैं ना, सौरभ शुक्ला, वो कल्लू मामा। उन्होंने एक कंपनी के मेंबर बन गए वो, तो उन्होंने शेयर्स परचेज करे कंपनी के, शेयर्स उन्होंने खरीदे 100। क्लियर है? अब ध्यान से देखना,
अब कंपनी इन्हें हर साल डिविडेंड दे रही है, इसके ऊपर कंपनी प्रॉफिट में है तो डिविडेंड दे रही है हर साल। तो 100 रुपए के शेयर खरीदे थे, सपोज करो इनका टोटल खर्चा हुआ था 10,000 रुपए, क्योंकि एक शेयर 100 रुपए का था और टोटल 100 शेयर खरीदे तो 10,000 का खर्चा हुआ। आज भी स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी की शेयर प्राइस सपोज करो कि 110 है, तो ये फायदे में चल रहे हैं, पहली बात तो। दूसरा, एक तो ये फायदे में चल रहे हैं, दूसरा इनको डिविडेंड मिल रहा है हर साल, 6 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, 100 शेयर होल्ड करे हैं तो 600 रुपए का डिविडेंड मिलता जा रहा है इनको। उसके अलावा कंपनी ने एक बार बोनस शेयर्स इशू करे कि जिसके पास में एक शेयर है उसको एक फ्री में शेयर मिल रहा है। अब इनके पास 200 शेयर हो गए, उसके हिसाब से शेयर प्राइस जो है सपोज करो कि 20,000 या उससे ज्यादा हो गई, और बोनस जो पहले 600 रुपए आ रहा था 100 शेयर पे, अब वो 1,200 रुपए हो गया क्योंकि 200 शेयर है। कंपनी कितना कुछ फायदा दे रही है ना इस कल्लू मामा को, क्योंकि ये कंपनी का मेंबर बन गया। कल को अगर ये कंपनी वाइंड अप होने पर आ गई, कल को अगर ये कंपनी बंद होने पर आ गई, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर कल को कंपनी वाइंड अप होने पर आ जाती है, कल को कंपनी बंद होने पर आ जाती है, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये कंपनी को थोड़ा सा सपोर्ट करे, बनती है ना। यही पढ़ रहे हैं हम लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कि जब कोई पर्सन मेंबर बनता है ना कंपनी से बहुत बेनिफिट उठाता है, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, बहुत सारे बेनिफिट उठाता है। लेकिन जब कंपनी बंद होने पर आ जाए तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो कंपनी को कुछ कंट्रीब्यूट करे, ताकि कंपनी इजीली बंद हो सके, ताकि कंपनी के ऊपर जो भी उधार है वो उसको चुका के बंद हो सके। क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, एक लिमिट होती है कि भैया तुम्हारी इतनी ही लाइबिलिटी है, इतना ही जेब खर्चा होगा, या अनलिमिटेड होती है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड भी होती है और अनलिमिटेड भी, मतलब डिपेंड करता है। जब आप कंपनी बनाओगे ना, आज सपोज करो आपके मन में आ गया कि मैं कंपनी बना लेता हूं, तो आपके पास में ऑप्शन आता है कि आपको कौन सी वाली कंपनी बनानी है, आपको लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनानी है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी बनानी है, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप चूज कर लो। अच्छा, लिमिटेड के अंदर भी दो ऑप्शन है, आप लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बना लो या फिर लिमिटेड बाय गारंटी बना लो, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स बना लो या फिर लिमिटेड बाय गारंटी बना लो। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मेरे को यहां तक की बात समझ में आ रही है, लेकिन अब ये अभी तक मेरे को ये समझ में आया लाइबिलिटी आखिर क्या मतलब है। जो मैंने समझाया वो आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जरूरी है। हमें यह पता चला कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। अगर लिमिटेड है तो शायद लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी, डिपेंड करता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो हम क्या चूज करते हैं, किस तरह की कंपनी बनाते हैं। सर ये लिमिटेड बाय शेयर्स शब्द का मतलब क्या है, समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए ये है रिलायंस और ये है हमारे धोनी जी। धोनी बोले, एम एस धोनी, कि रिलायंस से कि मेरे को आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं। तो रिलायंस बोली कि देखिए हमारा एक शेयर 100 रुपए का है और हम लिमिटेड बाई शेयर्स हैं, हमारी कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है। तो धोनी ने 10 शेयर खरीद लिए, तो 10 शेयर खरीदे धोनी ने, 100 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल 1,000 रुपए के शेयर खरीदे। क्लियर है ये चीज यहां तक, यहां तक की मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन सपोज कीजिए कि धोनी ने अभी 50 रुपए ही पेमेंट किए, बाकी के 50 रुपए अभी अनपेड हैं, पेमेंट नहीं किया। मतलब पूरा पेमेंट कितना देना बनता है धोनी को, 1,000 रुपए, पर धोनी ने अभी 500 रुपए पे कर दिए। 10 शेयर खरीदे, 50 रुपए, 50% पेमेंट दे दिया, 50 बचा हुआ है। जरूरी नहीं है 50 हो, 70, 60, वट कुछ भी हो सकता है।
अब कल को ये रिलायंस कंपनी बंद होने पर आ गई, वाइंड अप होने पर आ गई, और जब ये वाइंड अप होने पर आई तो इसके ऊपर 100 करोड़ की लाइबिलिटी है जो इसे चुकानी है। इसके क्रेडिटर्स हैं जो इससे पैसा मांगते हैं, उसको पैसा देना है, लाइबिलिटी होल्डर है उनको पैसा देना है। 100 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। क्वेश्चन ये आता है कि इसके जो मेंबर हैं MS धोनी, उनकी कितनी लाइबिलिटी है। उन्होंने जो शेयर होल्ड करे उस पर जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड कितना है इनका, 500 रुपए। अगर इन्होंने कुछ भी पे नहीं किया था तो पूरा का पूरा 1000 रुपए देना पड़ेगा। अगर इन्होंने सपोज कीजिए कि 70% पेमेंट कर दिया था, 30% बचा था, मतलब 300 रुपए, तो वो 300 रुपए। तो लाइबिलिटी कितनी बनेगी मेंबर की, अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है, अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर है तो मेंबर की लाइबिलिटी कितनी बनती है, उसने जो शेयर होल्ड किए हैं उस पे जो अनपेड अमाउंट है, जो अभी तक उसने पे नहीं किया, उतनी उसकी लाइबिलिटी बनती है। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आता है, मेरे को टेंशन नहीं लेने का, मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया लिमिटेड बाई शेयर्स, लिमिटेड बाई गारंटी का मतलब क्या होता है, इसे भी समझते हैं। देखिए ये है विराट कोहली। विराट कोहली ने टाटा स्टील कंपनी से बोला कि मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूं। टाटा स्टील कंपनी बोली कि कोहली साहब आप बन जाइए हमारी कंपनी के मेंबर, बहुत अच्छी बात है, पर मैं बता दूं कि हमारी कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है। कोहली बोला इसका मतलब क्या होता है। बोला देखो लिमिटेड बाई गारंटी वो कंपनी होती है जब भी कोई पर्सन कंपनी का मेंबर बन रहा होता है, एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेंबर, जब मेंबर बन रहा है उस वक्त उस पर्सन को एक गारंटी देनी होती है कंपनी के फेवर में। वो कंपनी को राइटिंग में लिखकर ये गारंटी देता है कि कल को अगर कंपनी बंद होने पर आ गई तो मैं अपनी जेब से इतना आपको कंट्रीब्यूट कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेंबर, गारंटी हैज टू बी गिवन बाय द पर्सन हु वांट्स टू बिकम मेंबर, जो मेंबर बनना चाहता है। स्टूडेंट बोल, यहां तक की मेरी बात समझ में आई प्यारे बच्चों आपको। कोहली बोला टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है साहब, आप चाहते हो तो मैं दे देता हूं, मैं 50,000 रुपए की गारंटी दे रहा हूं, कल को कंपनी बंद हुई मैं 50,000 दे दूंगा। तो सपोज कीजिए टाटा स्टील कंपनी जो है वो एक्चुअली में बंद हो रही है और उसकी लाइबिलिटी बन रही है 50 करोड़ रुपए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है विराट कोहली की लाइबिलिटी कितनी है, जितना उसने मेंबर बनते वक्त गारंटी दी थी उतनी है। कंपनी की लाइबिलिटी चाहे 50 करोड़ है, चाहे 500 करोड़ है, चाहे 5,000 करोड़ है, विराट कोहली ने मेंबर बनते वक्त जितनी गारंटी दी थी उसकी लाइबिलिटी उतनी ही है। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आता है। आपने बोला कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है या अनलिमिटेड भी हो सकती है, मेरे को समझ में आ गई यहां तक की कहानी। लिमिटेड होगी तो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि जितने शेयर होल्ड करे उन पर जितना अभी तक अनपेड अमाउंट है उतना दे दो। अरे ये मेरी बात समझ में, ये देखो बहुत सेम उसी तरीके का है। सपोज कीजिए आप और मैं दोस्त हैं और आपने या मैंने आपसे 100 रुपए उधार लिए और 50 रुपए मैंने आपको लौटा दिए, 50 रुपए बचे हुए हैं। आ रही है मेरी बात समझ में। तो कल को अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ गई तो आप मेरे से जबरदस्ती अपने हक से कितने रुपए निकलवा सकते हो, 50 रुपए जो अनपेड है। बोलोगे यार मेरे को दे भाई, मेरे को आगे पे करना है। सेम उसी तरीके से है कि आप किसी दुकान पर गए और वो दुकान वाले से आपने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, 700 पे करी है, 300 उधार है। कल को उस दुकान वाले के संग में तकलीफ आ रही है तो वो आपसे जबरदस्ती आपकी कॉलर पकड़ के कितने रुपए निकलवा लेगा, 300, अनपेड अमाउंट। सेम लिमिटेड बाई शेयर्स में जितना आपने शेयर होल्ड करा उस पे जो अनपेड अमाउंट है, जो आपने पे नहीं किया, उतनी आपकी लाइबिलिटी बनती है। और लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर बनते वक्त आप गारंटी देते हो तो जितनी आपने गारंटी दी उतनी ही आपकी लाइबिलिटी बनेगी। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, पर क्वेश्चन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कल को कंपनी बंद होने पर आ गई तो जितनी लाइबिलिटी कंपनी की है उतनी ही लाइबिलिटी मेंबर की है। मतलब उसकी लाइबिलिटी की लिमिट ही नहीं है। लॉ में यह लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में कंपनी की लाइबिलिटी को भरने के लिए उस मेंबर के घर के बर्तन बेचे जा सकते। एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है लॉ में, यही कि उस मेंबर के घर के बर्तन भी बेचे जा सकते हैं, उसके घर को भी बेचा जा सकता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेचा जा सकता है। और ऐसा एक्चुअली में हुआ था 2012 के अंदर हुआ था। गुड़गांव की एक कंपनी थी, डीएलएफ की ब्रांच थी वो, सॉरी किंगफिशर की ब्रांच थी वो। किंगफिशर की बहुत सारी ब्रांच थी, किंगफिशर कंपनी की एक ब्रांच थी, अनलिमिटेड वाली लाइबिलिटी थी उसकी, और अचानक से वो वाइंड अप होने पर आ गई। तो उसके जो मेंबर्स थे ना, वो एम्प्लॉयज भी थे उसके, वो आ रहे थे इसमें अपनी जॉब करने के लिए आ रहे थे सुबह। तो 9:30 पौने 10 बजे के आसपास उनको दारू हेड़ा करके एक जगह वहां रोक लिया, एक्चुअली में रोक लिया। उनको उनकी गाड़ी से उतार दिया, उनकी गाड़ी ले ली, उनकी वॉच ले ली, उनका मोबाइल ले लिया, उनके शूज ले लिए। क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में लाइबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक कंपनी की लाइबिलिटी चलेगी, मेंबर की लाइबिलिटी चलेगी, उसके घर के बर्तन बेचे जा सकते हैं, इवन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करी जा सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए ये है कपिल शर्मा, और इन्होंने कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप, इस कंपनी से बोला कि मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूं, कपिल शर्मा ने बोला। तो कंपनी बोली कि देख लो भैया, हमारी कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। बोला वो क्या होता है? बोला उसका मतलब होता है कल को अगर हमारी कंपनी वाइंड अप हो गई तो जितनी कंपनी की लाइबिलिटी है उसको पे ऑफ करने के लिए हम आपका घर, आपकी दुकान, आपका कार, सभी पर्सनल असेट्स बेच देंगे। आपकी लाइबिलिटी की लिमिट नहीं है। जब तक कंपनी की लाइबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, आपकी भी लाइबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। अगर कल को वाइंड अप होने पर आई कंपनी और कंपनी की लाइबिलिटी 50 करोड़ है, कपिल शर्मा की लाइबिलिटी 50 करोड़ है, और जितने मेंबर हैं सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक समझ में आ चुकी है। देखिए सर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो आपने मेरे को आज पढ़ाया। सबसे पहले आपने बोला लॉ शब्द का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स, कंडीशंस। क्योंकि ये लॉ कंपनी का लॉ है तो कंपनी की रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशन, और वो फुलफिल नहीं हुई तो पेनल्टी लगती है। कंपनी का समझाने के लिए आपने सबसे पहले मेरे को कंपनी की सब कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में होना कंपलसरी है। एक बार वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो गई, उसके बाद में उसके पास में कंपनी वाले फीचर्स आते हैं, वो लॉ की आंखों में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद में फिर आपने समझाया कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कंपनी के सिग्नेचर करने का तरीका, और ये ऑप्शनल है। अगर किसी कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उस कंपनी के दो ऑथराइज्ड डायरेक्टर, जो डायरेक्टर ऑथराइज किए गए वो सिग्नेचर कर दें, मान लिया जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया। वो डायरेक्टर नहीं है, अगर दो डायरेक्टर प्रेजेंट तो एक डायरेक्टर एक सीएस। हमने नेक्स्ट पढ़ा परपेचुअल सक्सेशन। लोग आते हैं कंपनी में अलग अलग पोजीशन पे, चाहे वो डायरेक्टर बन के आ रहे हैं, मेंबर बन के आ रहे हैं, एम्प्लॉय बन के आ रहे हैं, सीए बन के आ रहे हैं, सीएस बन के आ रहे हैं, सीएफओ बन के आ रहे हैं, सीईओ बन के आ रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे आ रहे हैं। अगर वो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी नए अपॉइंट कर लेगी, कंपनी लगातार चलेगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद में कैपेसिटी टू sue और टू बी sued इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम से किसी और के ऊपर केस कर सकती है, डायरेक्टली उसके नाम के ऊपर केस हो सकता है। देन हमने उसके बाद में पढ़ी नेशनलिटी। कंपनी के पास में उस देश की नेशनलिटी है जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, चाहे से ब्रांच ऑफिस पूरी दुनिया में है, मेन जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पैदा हुई, वहां की नेशनलिटी। एंड देन उसके बाद में हमने लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स पढ़े। इन टॉपिक से अभी तक जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो हमने ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लिए। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं,
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आप लोगों को अलग से भी दी गई है, एमसीक्यू की क्लास आपको अलग से भी दी गई है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास जो क्वेश्चन केस स्टडीज है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उसकी आपको सेपरेट क्लास प्रोवाइड करी गई है। उसके अलावा प्यारे बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि देखिए जो आपका स्टडी मटेरियल है ना, वो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल फॉलो करते हुए हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा स्टडी मटेरियल के अलावा भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं। सर क्यों पढ़ा रहे हो सर स्टडी मटेरियल के अलावा, वैसे ही कोर्स कम है क्या? इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपके स्टडी मटेरियल का पार्ट नहीं है पर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको सही तरीके से सब कुछ पढ़ा दूं। क्लियर है? उसके अलावा मैं आपको दोबारा से एक चीज बता दूं प्यारे बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रेफरेंस जो बताया था वो कैसे पढ़ना है। देखो जैसे अभी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया, पहले आप चैप्टर पढ़ें, चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उस चैप्टर की एमसीक्यू क्लास आपको दी गई है वो पढ़ें, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास एक बार और पढ़ लें, फिर उसके बाद में इन चैप्टर्स के आपको टेस्ट लिए जाते हैं आपके, आप टेस्ट को अपीयर करें, आपकी टेस्ट कॉपी हमारे पास में आएगी, हम उसे चेक करके भेजेंगे, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास प्रोवाइड करेंगे, तब जाकर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और इसी तरीके से हमें पढ़ना होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर वैसे तो ये पेड क्लास है, अगर बाई चांस ये क्लास हमने सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए डाल दी होगी, है ना, तो अगर कोई स्टूडेंट हमसे क्लास परचेज करना चाहता है तो वो कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ऐप का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और उसके थ्रू आप परचेज कर सकते हो। हम जब क्लास प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है मैं बता देता हूं आपको। एक तो कंप्लीट क्लासेस आपको मिलती हैं, एमसीक्यू क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस, बुक्स जो हैं वो हार्ड कॉपी आपके घर पे डिलीवर होती है, एंड अनलिमिटेड व्यूज के साथ में मिलते हैं, सुबह शाम दिन रात जितनी बार चाहो आप इसे रिवाइज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। क्लियर है प्यारे बच्चों? उसके अलावा हमारे टेस्ट चलते हैं, टेस्ट हम 3 राउंड में लेते हैं, एक होता है चैप्टर वाइज, देन होता है 50-50 सिलेबस का, लॉ के केस में 60-40 हो जाता है, एंड देन फुल सिलेबस का होता है। क्लियर है? हम ऐसा नहीं करते टेस्ट लेने के बाद में आपको एक आंसर शीट पकड़ा दें कि अपनी कॉपी सेल्फ एवेल्युएट कर लो, नहीं, आपकी कॉपी पर्सनली चेक करी जाती हैं और फिर उसको आपके पास में भेजा जाता है, ताकि और एक एक गलतियां बताई जाती हैं, सेम जैसे लाइव में होता है उसी तरीके से होता है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।